नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लेव वाइगॉस्की पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं लेव वाइगॉस्की। लेव वाइगॉस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका पूरा नाम जो है कि लेव लेव सिमनोविच वाइगॉस्की है और इनकी थ्योरी का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगॉस्की जो थे वो अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत में समाज और संस्कृति, कल्चर और सोसाइटी पर अत्यधिक बल दिया। यही कारण है कि इनके सिद्धांत को सोशियो कल्चरल सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगॉस्की जो है सामाजिक कारक व भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब वाइगॉस्की जो है वो सोसाइटी और लैंग्वेज पर बहुत ही ज़्यादा बल देते हैं और तथा ये इन दोनों को मानते हुए शिक्षक और वयस्कों की भूमिका को भी बहुत हद तक इन्होंने स्वीकार किया है। इनका मानना है कि जो है कि बच्चे के डेवलपमेंट में सहयोगात्मक अधिगम जो होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है। वाइगॉस्की कहते हैं कि बच्चे में पहले लर्निंग होता है, मतलब वो पहले अधिगम होगा, उसके बाद बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जबकि पियाजे ठीक इनके विपरीत कहते हैं। उनका मानना है कि पहले बच्चे में डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लर्निंग होता है। जबकि वाइगॉस्की कहते हैं कि पहले लर्निंग होगा, उसके बाद ही बच्चे में डेवलपमेंट होगा। वाइगॉस्की का मानना है भाषा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण औजार है। ये इन्होंने वाइगॉस्की ने सोसाइटी इंटरेक्शन और लैंग्वेज और कल्चर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो आइए देखते हैं कि वाइगॉस्की के अनुसार जो है अधिगम के कारण, वाइगॉस्की के अनुसार जो अधिगम के कारण उस पर हम ध्यान देंगे। तो इन्होंने 3 कारण मेनली माना है, कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज को। तो देखते हैं पहले कल्चर में देखते हैं कि बच्चे के बच्चों के वातावरण में जो संस्कृति होती है, जैसे कि बच्चा जहाँ जिस इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ की जो सोसाइटी में जो नियम कानून होते हैं, जो भी तौर तरीके को, मान्यताओं को मानते हैं लोग, उसका बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यही प्रभाव उन्होंने बताया कि बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास पर बच्चे के कल्चर, संस्कृति का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और दूसरा इन्होंने बताया सोसाइटी, समाज ये। तो इन्होंने कहा है कि बच्चे के अधिगम में जो समाज है, समाज में वो जिस समाज में रह रहा है वहाँ के वातावरण से उस समाज के लोगों की क्या सोच है, क्या अवधारणा है और किस प्रकार सोचते हैं, उन लोगों की सोच जैसी है, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पड़ता है। और उसके बाद भाषा को तो भाषा पर इन्होंने बहुत ही बल दिया है। जब बच्चा पैदा होता है तो दोनों अलग चीज़ें होती हैं, भाषा और जो थिंकिंग है वो अलग अलग होती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक समय आके एक हो जाती हैं, लैंग्वेज और थिंकिंग। मान लीजिए जैसे इनका मानना है कि बच्चा पैदा होगा तो लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों अलग होगी, लेकिन एक वर्ष बाद वो धीरे धीरे दोनों समीप आएंगे, लैंग्वेज और वो थिंकिंग, और उसके दूसरे वर्ष बाद वो और ज़्यादा समीप आ जाएंगी। तीसरे वर्ष में लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों एक साथ हो जाती हैं इनके अनुसार। और जबकि वो जिन पियाजे यही मानते हैं कि वो दोनों लैंग्वेज और थिंकिंग दोनों अलग अलग हैं। और आइए देखते हैं इनमें इनकी फेमस है प्राइवेट स्पीच बच्चे में 2 से 7 वर्ष के बच्चों में देखी जाती है। प्राइवेट स्पीच को हिंदी में निजी भाषण कहते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कोई भी बच्चा इस उम्र का जो होगा वो कोई भी कार्य करेगा तो अपने आप से वो बोलता है, वो अपने आप से ही बातें करता है। आप देखते होंगे कि कोई भी बच्चा कोई कार्य कर रहा है या फिर अकेले ही है कहीं पे, तो अपने आप से ही बात करता है। इसी बात को ही प्राइवेट स्पीच कहते हैं।
और ये बहुत ही इसको वाइगॉस्की ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। और इनका मानना है कि जो प्राइवेट स्पीच होती है, इसके द्वारा बच्चा अपने आप को रेगुलेट करता है। वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करेगा, अपने व्यवहार को वो जो है नियंत्रित करता है। और इसी स्पीच से वो अपने थॉट को भी, विचार जो उसके हैं उसको नियंत्रित करता है। और प्राइवेट स्पीच से ही बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्राइवेट स्पीच से बहुत मदद लेता है। तो इन्होंने प्राइवेट स्पीच पर बहुत ही फोकस किया है। ये मानते हैं कि बच्चे में शुरू में इस वर्ष 2 से 7 वर्ष में प्राइवेट स्पीच होती है, बाद में यही प्राइवेट स्पीच जो होती है इनर स्पीच में चेंज हो जाती है। प्राइवेट स्पीच में तो मतलब आप सुन तो लेंगे कि बच्चा बोल क्या रहा है, लेकिन वो किसी और के लिए हेल्पफुल नहीं होगी। और इनर स्पीच जब वो हो जाती है, वो प्राइवेट स्पीच से चेंज होकर इनर स्पीच में जब चली जाती है, तो इनर स्पीच में तो आप सुन भी नहीं पाएंगे। बच्चा मन में ही अपने आप को रेगुलेट करता है, कि अपने मन में ही बातें करता है, तो वो तो आप सुन भी नहीं पाएंगे। जबकि प्राइवेट स्पीच तो श्रव्य होती है, लेकिन वो किसी और के काम में नहीं आती है। अब एक फेमस पॉइंट जिसको जिन पियाजे ने बताया है, उसको जेड पी डी क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ क्षेत्र का विकास या संभावित विकास का क्षेत्र इसे कहते हैं। ये होता क्या है? जैसे ये ग्राफ दिया है, ये ग्राफ बनाया गया है, डेवलपमेंट ए चाइल्ड है, और ये जो है पहली लाइन जो है ये बिलो जेड-पी-डी है। इसमें होता क्या है कि मतलब एक तो होता है बच्चा यहाँ तक, हाँ, तो बच्चा ये कुछ, अगर किसी बच्चे को कोई कार्य दिया जाता है, कुछ होता है कि बच्चा बहुत सरलता से कर लेता है, वो बिलो जेड-डी-पी होता है। और उसके बाद बच्चा काम तो करेगा, लेकिन वो कठिनाई से करेगा, आसानी से नहीं कर पाता है, कर लेता है अपने ही, सेल्फ कर लेगा बिना किसी के हेल्प के, लेकिन वो थोड़ी कठिनाई से करता है। और एक स्टेज वो आ जाती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बच्चा अपने आप तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो किसी के हेल्प के द्वारा वो कर लेगा। ये हेल्प जो होती है इसी ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये जो हेल्प होती है वो उसे कोई भी दे सकता है जो उससे नॉलेज में अधिक हो, या तो वो टीचर हो, अध्यापक हो, या वो उससे छोटा भी हो सकता है, उसका कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो उससे मोर देन नॉलेजेबल होता है। तो एक जो बच्चा स्वयं अपने आप आसानी से कर लेता है, वो बिलो जेड-पी-डी होता है। और उसके बाद बच्चा करेगा अपने आप से, मतलब थोड़ी कठिनाइयाँ होंगी लेकिन कर लेगा, वो जेड-पी-डी होता है। उसके बाद बच्चा एक और काम तो कर लेगा, लेकिन वो बिना किसी के हेल्प के नहीं कर पाएगा। वो हेल्प जो दी जाती है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। और एक लेवल तो वो आएगा, वो बच्चा किसी के हेल्प से भी नहीं कर पाएगा, चाहे कोई कितना ही हेल्प कर दे, वो कार्य वो नहीं कर पाएगा, जिसे कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं लेवल ऑफ पोटेंशियल। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बच्चे का ये लेवल ऑफ पोटेंशियल है। इसके ऊपर बच्चा किसी के हेल्प के द्वारा भी कोई कार्य नहीं कर सकता, वो उसकी मैक्सिमम क्षमता यहीं तक है कि वो यहाँ तक वो किसी कठिन कार्य को कर सकता है, हार्ड वर्क को, लेकिन इसके ऊपर वो नहीं कर सकता है। तो इस जेड-पी-डी होता क्या है? मान लीजिए जेड-पी-डी के लिए जेड-पी-डी होता है, जेड-पी-डी में जो बच्चा कार्य कर रहा है अपने आप, और तथा जो वो कार्य कर सकता है, जो उसको कार्य करने की क्षमता है, चाहे वो किसी की सहायता से, उसके बीच का जो अंतर होता है उसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जेड-पी-डी। अब हम बात करेंगे इसका, तो चलिए स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में ढांचा निर्माण कहते हैं। स्कैफोल्डिंग वर्ड जो होता है, स्कैफोल्डिंग वर्ड जो है उसको ब्रूनर ने दिया है सर्वप्रथम, जेरोम ब्रूनर हैं, उन्होंने ही स्कैफोल्डिंग को सर्वप्रथम नाम दिया। और स्कैफोल्डिंग होता क्या है? स्कैफोल्डिंग होता है कि बच्चा मान लीजिए कोई कठिन या हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन वो स्वतः अपने आप कर नहीं पा रहा है,
तो उसको कोई भी उससे बड़ा व्यक्ति या छोटा व्यक्ति जो भी हो, लेकिन उससे नॉलेजेबल अधिक हो, तो वो उसको थोड़ा सा सहायता करेगा, पहले सहायता करेगा, लेकिन ये परमानेंट सहायता नहीं करेगा, कुछ समय के लिए करेगा, थोड़ी सी हेल्प कर देगा। फिर वो पहले मान लीजिए कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो उसमें ज़्यादा जो है वो अध्यापकों से ज़्यादा मेहनत, मतलब ज़्यादा पॉइंट बताएगा, लेकिन धीरे धीरे वो करते हुए स्कैफोल्डिंग की जो मतलब वो शिक्षण देने की जो टाइम है वो धीरे धीरे कम करता जाएगा, और एक समय आएगा कि बच्चा वो अपने से कर लेगा। तो मतलब इसका फोल्डिंग होता है जो ये टेम्परेरी होता है, थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, इसका फोल्डिंग मतलब हेल्प किया जाता है। चलिए तो अब बात करते हैं कि इनकी वाइगॉस्की के की जो आलोचनाएं हैं, जो क्रिटिसिज्म है, इस पर बात करते हैं। तो देखिए पहला तो एज दिया है, जैसा कि पियाजे ने एक फिक्स एज में बांट दिया था कि इस एज में बच्चे में ये लक्षण होंगे या ये क्वालिटी होगी। इन्होंने कोई एक फिक्स एज के हिसाब से जो बच्चे में जो चेंजेस होते हैं वो फिक्स एज के हिसाब से इन्होंने कोई कुछ नहीं बताया था, एक्सप्लेन ही नहीं किया। उसके बाद स्टेजेस, जैसा कि पियाजे ने 4 स्टेजेस में चाइल्ड डेवलपमेंट को बांटा था, इन्होंने कोई भी स्टेजेस की बातें नहीं की। ये दूसरा इनका जो है क्रिटिसिज्म है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि इन्होंने बायोलॉजिकल मैचुरेशन को इन्होंने इम्पोर्टेंट ही नहीं दिया, जबकि पियाजे ने बायोलॉजिकल मैचुरेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और इन्होंने आखिरी जो है इनका वो फेमस क्रिटिसिज्म है वो है कि इन्होंने सोशल इमोशनल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया है, जो डेवलपमेंट का सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट होता है उसको इग्नोर कर दिया है। और सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट होता क्या है, जैसे कि जिनके साथ हम इमोशनली जुड़े होते हैं बस उनसे ही हम सीखना चाहते हैं, सभी से हम सीखना नहीं चाहते हैं। जैसे अगर कोई इसके फोल्डिंग ही हम सबसे नहीं चाहते हैं कि सब हमको इसके फोल्डिंग दें, हम केवल नॉर्मली उनसे ही इसके फोल्डिंग लेना चाहते हैं जो कि हमसे इमोशनली जुड़े होते हैं या जिनसे हम सीखना चाहते हैं, इसे ही सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट कहते हैं। तो बस इतना ही वाइगॉस्की के बारे में, और अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।